नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की तरफ। व्हाइट हाउस की दौड़ में आगे निकले डोनाल्ड ट्रंप। नॉर्थ कैरोलिना में दर्ज की जीत, 7 बैटल ग्राउंड स्टेट्स में मिली पहली सफलता। कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया जीता। कर्नाटक के मुडा घोटाले में पूछताछ के लिए लोकायुक्त के सामने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पेशी। 3-4 हजार करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है ये घोटाला। महाराष्ट्र में आज महायुति और महाविकास आघाड़ी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा। अजीत पवार की एनसीपी और झारखंड में एलजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। प्रियंका गांधी का वायनाड में प्रचार जारी। दिल्ली से पटना लाया जा रहा है मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। और आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना। प्रसाद ग्रहण करने के बाद शुरू होगा 36 घंटे का व्रत। पटना में घाटों पर सभी तैयारियां पूरी। और आइए अब शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ही आ रही है और वो हम कर रहे हैं आपसे साझा। तो अमेरिकी चुनाव के नतीजों पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। उससे जुड़ी बड़ी खबर यही है कि व्हाइट हाउस की दौड़ में ट्रंप आगे हैं, यानी कि अगले 4 साल व्हाइट हाउस में कौन काबिज होगा, ओवल के ऑफिस पर कब्जा किसका होगा, उसमें ट्रंप आगे चल रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप की जीत माने यार ये एक बहुत बड़ा ब्लो हो सकता है कमला हैरिस के लिए। 7 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को ये पहली सफलता मिली है। वोट प्रतिशत में भी ट्रंप आगे हैं, यानी कि तमाम जो स्विंग स्टेट्स हैं जिन्हें हम निर्णायक मान रहे हैं, उनमें जो कैरोलिना है वहां पर जीत हासिल की है, वहां पर आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया में जीत हासिल की। और अमेरिकी चुनावी नतीजों पर जो बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि शुरुआती जो ये रुझान है जिसमें नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप की जीत हम आपको बता रहे हैं, ये अमेरिका के लोकतंत्र के लिए अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है। 7 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को ये पहली सफलता हासिल हुई है। हालांकि स्विंग स्टेट्स के मुद्दे जो हैं, स्विंग स्टेट्स का जो वोटर है वो एक डिसिसिव रोल प्ले करता है जब हम जीत की बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 को लेकर। सुबह से ही हमने देखा था कि बहुत पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज लग रही थी डोनाल्ड ट्रंप की, और जो जनता का मूड है उसको समझने में भी कामयाब रहे डोनाल्ड ट्रंप। जिस तरह से जो नंबर्स आ रहे हैं वो उनके फेवर में हैं, और जो जादुई आंकड़ा है वो वक्त दूर नहीं कि वो जादुई आंकड़ा भी छूने में हो सकता है कामयाब हो जाए। अब ये जो रुझान है, कुछ जगह जहां वो जीत रहे हैं, ये आगे कितना निर्णायक साबित होते हैं ट्रंप के लिए, ये देखना होगा। तमाम कई अहम मुद्दों को लेकर दोनों प्रतिद्वंदी चुनावी मैदान में एक दूसरे के आमने सामने थे, जहां एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में लगातार अमेरिका अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, लेकिन वहां की आर्थिक हालत कैसी है, और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा इस बार के पूरे चुनावी अभियान में। आव्रजन नीति की हम बात करें, गर्भपात का जो कानून है, गन वायलेंस है, LGBTQ के जो अधिकार हैं, पर्यावरण है, उसको लेकर किस तरह से ये दोनों प्रतिद्वंदी लोगों के बीच आए, अपनी रैलीज में अपनी बातें लोगों के सामने रखी। स्विंग स्टेट्स में भी हमने देखा था कि चाहे जॉर्जिया की बात हो, मिशिगन की बात की जाए, पेंसिल्वेनिया की बात की जाए, यहाँ पर जब इन दोनों प्रतिद्वंदियों ने रैलियां की थी, वहाँ की जनता से भी वो मुखर तौर पर मुखातिब हुए थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये समझना है कि वोट प्रतिशत में भी ट्रंप आगे निकल रहे हैं, यानी कि जो मैंडेट है उनका वो बढ़ता हुआ। और यही वोटिंग पैटर्न का जिक्र सुबह हम गेस्ट के साथ कर रहे थे कि वोटिंग पैटर्न का बदलाव ये कहता है इस बार कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकले हैं वोट
करने के लिए। और ये वोटिंग पैटर्न बताता है कि वहाँ की जनता जो है वो कितनी जागरूक होकर वोट करे। हालांकि कोई फेडरल एजेंसी वहाँ नहीं होती, लेकिन जिस तरह से अलग अलग काउंटीज़ हैं, अलग अलग राज्य हैं, वो वोट करते हैं। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आगे निकलते हुए वोट प्रतिशत के लिहाज से। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभी की फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो ये हम अच्छी खबर मान सकते हैं। और हैरिस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नज़र आ रही हैं। और ये भी समझना बहुत ज़रूरी होगा कि दोनों प्रतिद्वंदियों ने प्रचार कैसे किया और इस प्रचार में कितना सकारात्मक जो बदलाव की उम्मीद उन्होंने लोगों में जगाई। जिस तरह से लगातार कहते रहे डोनाल्ड ट्रंप दैट वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और ये ग्रेटनेस क्या उन तमाम मुद्दों की तरफ इशारा है और वो कितने खरे उतरते हैं अगर हम बात करते हैं जनता की उम्मीदों पर। क्योंकि जो पूर्व राष्ट्रपति यानी कि जो बाइडेन हैं, जिस तरह से लगातार ये कहा गया कि उनकी जो नीतियां हैं उनकी वजह से आर्थिक नुकसान हुआ अमेरिका को, तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो है वो किन मुद्दों पर लड़ा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, गर्भपात का अधिकार, प्रवासन की नीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा प्रमुख मुद्दे रहे जिनके इर्द गिर्द ताना बाना बुना गया अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का। और ये मुद्दे बेहद अहम हो जाते हैं जो निर्णायक नतीजे सामने आएंगे। इसमें विदेश नीति, पर्यावरण संरक्षण, LGBTQ अधिकार भी अहम हैं। और महिला वोटर्स पर दारोमदार इस बार ज़्यादा माना जा रहा है। और उस लिहाज से क्या ओवल के ऑफिस में अगले 4 साल के लिए जो काबिज होंगे और जो नीतियां जिनके साथ वो आने वाले हैं, आने वाले 4 सालों में अमेरिका की दशा और दिशा बदलने के लिए, ये देखना भी बेहद अहम हो जाएगा। और जिस तरह से फ्लोरिडा में जब ट्रंप ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया तो वो बहुत पॉजिटिव और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए। और भारत समेत दुनिया भर की निगाहें इस वक्त इस चुनाव पर हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर जोशी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, तो इस वक्त ट्रंप के लिए कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं तुरुप का इक्का साबित हो रहे हैं और खुशी मना सकते हैं, क्योंकि अभी कमला हैरिस पिछड़ती हुई नज़र आ रही हैं। और जिस तरह से एक जो इम्पॉर्टेंट स्विंग सीट है वहाँ पर जीत दर्ज कर अहम निशान छोड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले जब हम बात कर रहे थे उस वक्त पे ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये 230 पे थे, अभी ये 246 पे चले गए हैं। और वहीं जो कमला हैरिस हैं वो अभी 182 पे बनी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब 246 पे चले गए हैं और 246 से जो 270 का आंकड़ा है जहां तक डोनाल्ड ट्रंप को जाना है अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए, वो अब थोड़ा और नज़दीक हो गया है। यानी कि वाइट हाउस की जो रेस है, वाइट हाउस के और नज़दीक पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इस वक्त रॉयटर्स से जो आंकड़ा आ रहा है उसके अनुसार डोनाल्ड ट्रंप 246 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के पास आ चुके हैं, 182 इलेक्टोरल वोट्स कमला हैरिस के पास हैं। और अगर हम US लोकल मीडिया की अगर हम बात करें तो लोकल मीडिया ये दिखा रहा है कि नॉर्थ कैरोलिना जो एक स्विंग स्टेट था वो पूरी की पूरी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की ओर चला गया है। इसी तरह से एरिज़ोना है, जॉर्जिया है, मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया है, विस्कॉन्सिन है, इन सभी जगह पे जितने भी स्विंग स्टेट थे, क्योंकि कल से जब ये वहाँ पर मतदान शुरू हुआ उसके बाद सबका फोकस स्विंग स्टेट्स पे था और ये माना जा रहा था कि स्विंग स्टेट्स में काफ़ी कड़ी टक्कर होगी। और ये भी माना जा रहा था कि जो 7 के 7 स्विंग स्टेट्स हैं उनमें से 2-3 एक तरफ जा सकते हैं, 2-3 एक तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नेवादा के अभी हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन बाकी जो स्विंग स्टेट्स हैं हर स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। और अब कुछ घंटे भी बीत चुके हैं जब वहाँ पर मतगणना शुरू हो चुकी है, तो ये माना जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और जो अमेरिका का मैप है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमेरिका का मैप काफ़ी यहाँ पर लाल हो चुका है। कुछ जगह हैं जो ब्लू हैं, यानी कि डेमोक्रेट्स की ओर गए हैं, जिसमें वॉशिंगटन है, ओरेगॉन है और कैलिफोर्निया है, कोलोराडो है और इलिनॉइस है,
वर्जीनिया है, ये न्यूयॉर्क है, और उसके अलावा कुछ छोटे राज्य हैं जिसमें मैसाचुसेट्स है, ये सब राज्य हैं जहां पर कमला हैरिस को बढ़त बनी तो हुई है। दूसरी बार ट्रंप की सरकार बनेगी या फिर कमला पर एतबार जताया जाएगा, हालांकि अभी ये कहना अभी भी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन क्योंकि जिन स्विंग स्टेट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, हमने कैरोलिना की बात की, लेकिन पेंसिल्वेनिया पर भी सबकी निगाहें यहाँ पर भी आगे चल रहे हैं ट्रंप। और पेंसिल्वेनिया की जब हम बात करते हैं उसमें जो फिलाडेल्फिया की हम बात करते हैं, पीटर्सबर्ग की हम बात करते हैं, तो फिलाडेल्फिया को रस्ट बेल्ट कहा जाता है। वहाँ पर हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग अभी बहुत स्लो है, और कई जब बार वहाँ पेंसिल्वेनिया में रैली की गई ट्रंप द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि वी विल मेक पेंसिल्वेनिया अगेन द मैन्युफैक्चरिंग हब। इस तरह की बयानबाजी कितनी पॉजिटिविटी और कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट लाती हुई नजर आई, खासतौर पर इन रिजल्ट्स पर? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पूरे इस इलेक्शन के दौरान जिन मामलों को उठाया गया, उन मामलों को अगर हम समेटने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आता है अमेरिकी राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद, और इसी को डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बढ़ाया है। चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी के मामले में वो कहते हैं कि अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन की ओर चला गया है, अपने देश के लिए कम करने लगा है, बाकी दूसरे देशों के लिए ज़्यादा करने लगा है। और इसी तरह उन्होंने जो वहाँ के मूल मुद्दे हैं, बेरोज़गारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, या जिस तरह से आप बात कर रही हैं जो इंडस्ट्री का मुद्दा है, कि इंडस्ट्री को लेकर के जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो दूसरे देशों से जो इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्ट पर वो टैक्स लगाएंगे, और इसके अलावा टैरिफ को लेकर भी उन्होंने अपनी जो विचार हैं वो प्रकट किए थे। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिकी संरक्षणवाद को दिखाता है। इसके अलावा अगर हम अमेरिकी राष्ट्रवाद की बात करें तो उन्होंने धार देने की इसको कोशिश की, उन्होंने इमिग्रेशन का वहाँ पर मुद्दा बनाया, और उसके अलावा उन्होंने एक मुद्दा ये बनाया कि अमेरिका की एक छवि हुआ करती थी कि अमेरिका वैश्विक मामलों पे कुछ बोलता है तो विश्व सुनता है, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में अफगानिस्तान से लेकर के जब आप रूस, यूक्रेन या वेस्ट एशिया तक आते हैं तो यहाँ पर चाहे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिका की कुछ भी भूमिका रही हो, चाहे वो यूक्रेन को समर्थन करते हों या इजराइल को समर्थन करते हों, लेकिन आपने देखा कि कई बार जो बाइडेन की ओर से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, उनके विदेश मंत्री की ओर से ये बोला गया बेंयामिन नेतन्याहू को कि आप हमास के साथ पैक्ट करिए, आप युद्ध विराम लागू करिए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो ट्रंप ने कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को वहां पर उठाया। ये अंडरकरंट जो था वो ट्रंप समझ पाए, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान, उसका जिक्र भी हम चाहते हैं कि हम दर्शकों के साथ करें और आप रोशनी डाल पाएंगे। वो ये था कि जो ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वेंस, उन्होंने सितंबर में कहा था कि अगर ट्रंप नॉर्थ कैरोलिना नहीं जीतते तो व्हाइट हाउस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा, बल्कि अब तो ये बिल्कुल उलट ही हुआ है। देखिए, उन्होंने ये कहा था क्योंकि वो नॉर्थ कैरोलिना में वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, और उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना के वोटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए कहा था जो भी कैंडिडेट, चाहे वो पेंसिल्वेनिया में हो या विस्कॉन्सिन में, कहीं भी वो अगर प्रचार करते हैं तो वो यही कहते हैं कि पेंसिल्वेनिया से अगर हम नहीं जीते तो हम व्हाइट हाउस नहीं पहुँच पाएंगे, विस्कॉन्सिन से हम नहीं जीते तो हम व्हाइट हाउस नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये एक अलग मसला है। लेकिन हाँ, स्विंग स्टेट्स की अगर बात करें तो वाकई स्विंग स्टेट्स पे सबका ध्यान था, और जिस तरह का एक नरेशन बनाया गया था कि बहुत कड़ी टक्कर है और स्विंग स्टेट्स सब के सब एक तरफ नहीं जा सकते, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। अधिकतर स्विंग स्टेट्स, नेवादा के हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, सब जगह पे रिपब्लिकन आगे चल रहे हैं, यानी कि ट्रंप हर जगह पे आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो नरेशन, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। जो एक नरेशन जब जो बाइडेन ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, कमला हैरिस कैंडिडेट बनी थी डेमोक्रेट्स की, तो एक नरेशन वहाँ पर तैयार किया गया था। तो इस पर यह भी कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि अमेरिका में मीडिया के अलावा जो दूसरे संस्थान हैं जो इस तरह के सर्वे और इन सब से जुड़े होते हैं, इन संस्थानों पर कहीं ना कहीं डेमोक्रेट्स का कब्जा है। तो ये सब कुछ हैं जो अभी जब पूरे परिणाम आ जाएंगे उसके बाद इस पर हम बात कर सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं। चंद्रशेखर, और लगातार जो एक सुपर पावर का तमगा हासिल है अमेरिका को, हालांकि ये एक चमक दमक ऊपरी मानी जाती है, अभी बहुत से उसके आंतरिक मुद्दे हैं जिनसे अमेरिका को जूझना है। क्या लगता है आपको कि इस परिभाषा को बहुत अहम तौर पर समझ पाए ट्रंप, और इसी को धार देते हुए उन्होंने इसी पर फोकस कर अपने नैरेटिव को सेट किया मतदाता के दिल में उतरने के लिए?
बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि संरक्षणवाद और राष्ट्रवाद की जो रिपब्लिकन्स की विचारधारा है, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। और अमेरिका की जो एक वो बार-बार कहते रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उनका नारा रहा था पिछली बार, और इस बार भी उनका नारा जो था इसी तरह का नारा था। तो बार-बार कहते रहे हैं कि अमेरिका की जो एक छवि हुआ करती थी, एक सुपर पावर की छवि हुआ करती थी, वो जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर था, कई मामलों में हमने उनको देखा भी दूसरे देशों के साथ, चाहे चीन के साथ या दूसरे देशों के साथ, वो किस तरह से ट्रीट करते थे, किस तरह से वो बयान देते थे। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो कुछ हुआ उसको वो उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया लोगों के सामने। उन्होंने कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत कमज़ोर हो चुका है, इसने अमेरिका को कमज़ोर कर दिया है, कहीं ना कहीं अमेरिका के फ्यूचर का सवाल उन्होंने उठाया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक मसला है वहाँ पर जो यूएस सुपर पावर का जो मसला उन्होंने बार बार लोगों के सामने रखा। ये वही अमेरिकी संरक्षणवाद और अमेरिकी राष्ट्रवाद जो एक रिपब्लिकन्स का आधार होता है, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं इस बार और अच्छी तरह से प्ले किया है, अभी तक के रुझानों से लगता है। एक चीज़ और जिसका जिक्र हम सुबह भी कर रहे थे, लेकिन समय तब कम था, अब हम उसको तफसील से उस पर चर्चा कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एक मजबूत पक्ष ये माना जा रहा है, क्योंकि जब वो अपने टर्म में थे तब कोई युद्ध नहीं हुआ था, और अब का जो दौर है जिसमें दुनिया कई अलग अलग देशों की, अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट की हम बात करते हैं, रूस यूक्रेन की बात करते हैं, जहाँ युद्ध चल रहा है, जहाँ से कई मिलिट्री पावर्स की हेल्प करते हुए अमेरिका सामने खड़ा है, और यही मजबूत पक्ष लगातार बोलते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध रुकवाने की क्षमता उनमें है, और जो वोटर्स कहीं पीछे छूट गए, जिन्हें भुला दिया गया, उन्हें वापस मेन स्ट्रीम में लाने की अपील भी उन्होंने कई रैलियों में की। ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, और साबित हो भी रहा है अगर हम देखें जो अभी शुरू के रुझान आ रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में। ये एक प्रमुख मुद्दा है, और इसको अगर थोड़ा सा इसको हम कोरिलेट करें, एक तो इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, जो युद्ध चल रहे हैं, उसके साथ जो अमेरिका के अंदर की स्थिति है, होता क्या है कि डेमोक्रेट वहाँ पर सत्ता में थे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर अभी, जो बाइडेन वहाँ पर अभी राष्ट्रपति हैं, इनके ऊपर जो पोस्ट कोविड के बाद कई सारी इस तरह की बातें आई कि वो वहाँ पर इकोनॉमी को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, वहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ रही है, वहाँ पर महंगाई बढ़ रही है। तो आप अगर जनता का इन चीज़ों से ध्यान हटाना चाहते हैं तो ध्यान कैसे हटेगा? ध्यान जाएगा युद्धों की ओर, कि रूस और यूक्रेन का युद्ध है, पश्चिम एशिया में जो कुछ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं युद्ध की जो एक युद्ध है उसको बढ़ावा इससे मिलता है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक वॉर फटीक वहाँ पर अमेरिका की जनता में देखा गया, युद्धों को लेकर के एक वॉर फटीक था। साथ ही साथ जिस तरह से अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है, वहाँ पर धन से यूक्रेन की मदद कर रहा है और सैन्य सहायता वहाँ पर दे रहा है, इसको लेकर भी अमेरिका के अंदर कई लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि यूक्रेन की इस तरह से मदद की जाए। तो उसको कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भुनाया है। पहली चीज़ उन्होंने कहा कि वो अगर सत्ता में आएंगे तो वो एक कॉल करके युद्ध को रोक देंगे। हालांकि ये इतना सरल नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे और दूसरे दिन वो व्लादिमीर पुतिन को एक कॉल करेंगे और वहाँ पर युद्ध रुक जाएगा, या वेस्ट एशिया में कुछ वो ऐसा कर देंगे कि एक दिन के अंदर युद्ध रुक जाएगा। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो अप्रोच है इसको लेकर के, अपनी जो सोच है वो उन्होंने सामने रखी कि वो अगर सत्ता में आएंगे तो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध को वो रुकवा सकते हैं। पश्चिम एशिया में जो कुछ हो रहा है वहाँ पर वो एक सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा फ़र्क इन चुनावों में वहाँ पर देखा जा रहा है। हालांकि जो प्रमुख मुद्दे थे जिन पर अमेरिका की जनता वोट कर रही है, वो मुद्दे इकोनॉमी के मुद्दे हैं, वो बेरोज़गारी के मुद्दे हैं, वो महंगाई के मुद्दे हैं, वो इमिग्रेशन के मुद्दे हैं। एबॉर्शन का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से रिपब्लिकन्स के साथ एक अच्छा खासा महिला सपोर्ट पहले से देखा गया है, और इस मुद्दे को उठाने के बाद जिस तरह के रुझान अभी आ रहे हैं, लगता नहीं है कि एबॉर्शन के मुद्दे का उतना फायदा बिल्कुल, इसी पर मैं आपसे बिल्कुल चर्चा करूंगी चंद्रशेखर, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है कि जिन महिला अधिकारों की वकालत कमला हैरिस कर रही थी वो चुनावों के नतीजों में तब्दील होते हुए नजर नहीं आए। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका भी रुख कर लेते हैं, और वो ये है कि स्विंग राज्य उत्तरी कैरोलिना में भी ट्रंप को जीत हासिल हुई है। यानी तमाम जो स्विंग स्टेट्स हैं जो बड़े निर्णायक दौर में पहुंचा सकती हैं राष्ट्रपति चुनाव को, उसमें लगातार ट्रंप आगे बढ़त बनाते हुए। तो 2 स्विंग राज्यों में ट्रंप की जीत,
जॉर्जिया में भी ट्रंप की जीत, एक बड़ी खबर ये। और जॉर्जिया, जिस तरह से सुबह हम चर्चा भी कर रहे थे हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह से, उन्होंने कहा था कि जॉर्जिया देखने वाला होगा, क्योंकि बैटल ग्राउंड स्टेट माना जाता है जब हम जॉर्जिया की बात करते हैं। और यहाँ पर भी ट्रंप को जीत हासिल हुई। कैरोलिना का जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, जहाँ पर ट्रंप को जीत हासिल हुई है। और अब जॉर्जिया में भी ट्रंप जीत का परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो 7 में से जो 5 स्विंग स्टेट्स हैं, उनमें आप समझिए कि 2 में जीत हासिल हुई है ट्रंप को। और स्विंग स्टेट्स में जिस तरह से जीत हासिल लगातार अब कर रहे हैं ट्रंप, तो कहीं ना कहीं अपने जीत के दावे को पुख्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। उस नारे को और ज्यादा बल मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर उन्होंने कहा था कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ये तमाम वो स्विंग स्टेट्स हैं जो डिसाइड करेंगी, वो डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगी, वो डिसाइडिंग कारक बनेंगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 का विजेता कौन होगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर भी इसी खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स करेंगे साझा। वक्त एक ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और लगातार जिस तरह से जाने से पहले हमने बड़ी ब्रेकिंग आपसे साझा की थी कि कैरोलिना के बाद जॉर्जिया भी जीत हासिल कर चुके हैं। जॉर्जिया में भी ट्रंप को जीत हासिल हुई है और अपने आप में ये बैटल ग्राउंड स्टेट माना गया है। और तमाम जो वहाँ के अखबार हैं, उनका मानना था कि ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, इसमें जीत के परचम को लहराने का मतलब ही यही है कि आप सीधे तौर पर जो ओवल ऑफिस है, यानी कि वाइट हाउस है, उसका रास्ता तय हो रहा है। और जॉर्जिया की बात करें तो 16 इलेक्टोरल कॉलेज हैं वहाँ पर। और दक्षिण पूर्वी राज्य की अगर हम बात करें तो ट्रंप के पहले कार्यकाल के अंत में एक चुनावी मुद्दा था और उसको लेकर लगातार विवाद जारी रहा, क्योंकि जॉर्जिया में अभियोजकों का ये मानना था कि चुनाव में हस्तक्षेप किया गया है ट्रंप द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं उसको पलटते हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप। जो नतीजे हैं उसमें ट्रंप की जीत यहाँ पर कहीं ना कहीं हासिल होती हुई। और बाइडेन 1992 के बाद से पीच राज्य जीतने वाले पहले डेमोक्रेट थे। और जो तमाम जनसांख्यिकी परिवर्तन किए गए, उससे माना जा रहा था कि हैरिस को लाभ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जॉर्जिया में अल्पसंख्यक मतदाताओं को आकर्षित किया गया है। इसी पर एक टेक लेते हैं चंद्रशेखर। जॉर्जिया में भी ट्रंप की जीत, तो जीत के रथ पर सवार ट्रंप। और जॉर्जिया में 16 इलेक्टोरल कॉलेज थे और जॉर्जिया अगर शामिल हो जाता है ट्रंप के खेमे में, तो राह कितनी और आसान होती हुई नजर आ रही है आपको? बिल्कुल, काफ़ी ये राह आसान हो रही है, क्योंकि जॉर्जिया में ये प्रोजेक्शन जो आ रहा है उसके अनुसार जॉर्जिया भी रिपब्लिकन्स को चले गया है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर जीत हो गई है। और दूसरा जो हमारे पास स्विंग स्टेट था नॉर्थ कैरोलिना, वहाँ पे ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो चुकी है। और यही कारण है कि अब जो आंकड़ा है वो 246 पहुँच चुका है ट्रंप के पक्ष में। और कमला हैरिस की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा अभी 182 पर रुका हुआ है। तो ट्रंप कहीं ना कहीं व्हाइट हाउस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इन सब के बीच एक खबर और आ रही है, वो खबर ये आ रही है कि पहले से जो कमला हैरिस हैं उनकी वो अपने सपोर्टर्स को आज एड्रेस नहीं करेंगी। हाँ, अब एड्रेस नहीं करेंगी अपने सपोर्टर्स को। तो ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच जहां एक तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति पद पर हम फोकस कर रहे हैं, वहीं साथ ही साथ अमेरिका में इस वक्त सीनेट के 1/3 मेंबर और साथ ही साथ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो मेंबर्स हैं उनके लिए भी चुनाव हो रहा है। और उसका जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो भी काफ़ी चौंकाने वाला है। अगर हम सीनेट की बात करें तो सीनेट में अभी तक
वहाँ पे काफ़ी कम मार्जिन से डेमोक्रेट्स को बढ़त थी, लेकिन अब जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके अनुसार वहाँ पर रिपब्लिकन्स को वहाँ पर बढ़त हो जाएगी। इसी तरह अगर हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो वहाँ पर करीब 182 सीटों पर रिपब्लिकन आगे चल रहे हैं, 150 सीटों पर डेमोक्रेट्स आगे चल रहे हैं। तो ये इससे एक चीज़ और पता चलती है कि अमेरिका में राष्ट्रपति को काफ़ी कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेकिन राष्ट्रपति के कोई भी फैसले वो सीनेट से गुजरते हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति के जो इकोनॉमिक फैसले होते हैं उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से गुजरना होता है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों में अगर रिपब्लिकन वहाँ पर अधिक संख्या में आते हैं तो इसका फ़ायदा भी कहीं न कहीं जो अगले राष्ट्रपति बनने की ओर अभी रुझान के हिसाब से हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको फ़ायदा इसका होने जा रहा है। और जब हम मतदाताओं की पसंद की बात करते हैं, वोटिंग पैटर्न जो अब आप देख रहे हैं जिसमें स्विंग स्टेट्स में ज़बरदस्त बढ़त के साथ आगे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जिस तरह से अपने सपोर्टर्स को एड्रेस करने का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया है कमला हैरिस ने, जो कि अपने आप में एक नेगेटिव इंडिकेटर आता है अगर वो अपनी जीत का पुरजोर तरीके से दावा कर रही थी रैलीज़ में। लेकिन अगर हम मतदाताओं को डिवाइड करें, भाई युवा भी हैं उसमें, बुज़ुर्ग भी हैं, पुरुष मतदाता भी हैं, तो खासी लोकप्रियता किस तरह से आप देखते हैं, ट्रंप की किस आयु वर्ग में ज़्यादा रही जिससे इस वोटिंग पैटर्न में भी हम बढ़त होते हुए देख रहे हैं? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। हालांकि आयु वर्ग के हिसाब से या महिला और पुरुष के हिसाब से हमारे पास अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन पॉपुलर वोट्स की हम बात करें तो अमेरिका का जो ये सिस्टम है इलेक्टोरल सिस्टम, इसमें 2016 में भी ऐसा हुआ था। इसमें इस तरह का होते रहता है कि हो सकता है कि पॉपुलर वोट्स किसी एक कैंडिडेट को ज़्यादा मिल जाएं, लेकिन राष्ट्रपति पद का वो चुनाव हार जाए। दरअसल होता क्या है, यहाँ पर 50 स्टेट हैं अमेरिका के अंदर, और हर स्टेट का अपना जो है एक इलेक्टोरल कॉलेज है, और हर स्टेट को उसके कितने वहाँ पर इलेक्टोरल वोट्स होंगे ये उनका फिक्स है। तो होता क्या है कि 2 स्टेट को छोड़ करके, मियामी और नेब्रास्का को छोड़ करके जो बाकी स्टेट है वहाँ पे ये होता है कि जिसको ज़्यादा पॉपुलर वोट मिलते हैं तो उस स्टेट का पूरा जो इलेक्टोरल वोट्स होता है वो उस कैंडिडेट को चला जाता है। तो अभी तक अगर हम पॉपुलर वोट की बात करें ओवरऑल जो देश की, तो उसमें आप देखिए कि कमला हैरिस को जो पॉपुलर वोट अभी मिल रहे हैं वो करीब 5,94,25,606 मिल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को 6,44,72,235, यानी कि 47.2% जो पॉपुलर वोट हैं वो कमला हैरिस के पास हैं, और 51.2% जो पॉपुलर वोट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं। यानी कि अगर आप पॉपुलैरिटी की बात करें तो ये मुश्किल से 1 करोड़ का अंतर अभी तक निकल के आया। लेकिन ये पूरा का पूरा इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर पॉपुलर वोट्स उतने मायने नहीं रखते, क्योंकि अगर किसी स्टेट में जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि अगर हम मोंटाना की बात करें तो यहाँ पर 4 इलेक्टोरल वोट्स हैं, और होगा क्या कि जिस कैंडिडेट को यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर वोट मिलेंगे 4 के 4 जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो उसको मिल जाएंगे। लेकिन जो 2 राज्य हैं मियामी और नेब्रास्का जिसकी मैं बात कर रहा था, वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि पॉपुलर वोट्स के हिसाब से जो इलेक्टोरल वोट्स हैं उसको वो बांट लेते हैं। लेकिन 50 में से 2 स्टेट्स में सिर्फ ऐसा होता है, 48 स्टेट्स में पूरे के पूरे जो इलेक्टोरल वोट्स हैं उसकी ओर चले जाते हैं, जिसको तो सुपर बॉस बनने की जो ये रेस है उसमें अभी ट्रंप 2 स्विंग स्टेट्स जीतने के बाद, और जो अभी हम प्रतिशत देख रहे हैं उसमें कमला हैरिस से आई, और कमला कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, इतनी बेहतरीन तरीके से हमें यूएस का ये जो इलेक्शन प्रोसेस है और क्या स्विंग स्टेट्स का महत्व है वो समझाने के लिए। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर रहेगा जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।